अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, डीएड का जो है सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। डीएड का फर्स्ट ईयर का पेपर है, जुलाई का पेपर है, 2023 का पेपर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग, 2023 का जो पेपर है ना बेटा, हर साल ये पेपर जो होता है 2 पेपर होता है। जैसे 2023 लगा है तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक जो है रेगुलर बच्चों का और एक जो है केटी वाले बच्चों का। तो अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, इट इज़ माय एडवाइस, आप दोनों साल का पेपर सॉल्व करो। 2023 का लिए हो ना आप लोगों ने, तो आपको क्या करना है, नवंबर का पेपर भी सॉल्व करना है। ये सारा क्वेश्चन लास्ट टाइम की पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था, बहुत अच्छे से बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसा होता है। इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। हाफ एन आवर से ज़्यादा ही की वीडियो होगी इंशाल्लाह, ये मैंने आज कवर करना है। तो मैं लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन बता दी थी आप लोगों को, अगर नहीं समझा होगा तो मैं आपको राइटिंग पार्ट में भी दिखा देती हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये राइटिंग पार्ट में मुझे आपको देना है। मैं ये राइटिंग पार्ट में आपको दे रही हूँ, ठीक है। मैं हालांकि वीडियो में दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं इतनी स्लो नहीं लेने वाली हूँ, फटाफट लेने वाली हूँ। अगर आपको जमता है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, ठीक है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है, ओके। और ये क्वेश्चन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी टाइम आई एम सेइंग। वर्णाच्य प्रकार याद कर लो जबान पर, स्वर, स्वरादि, निस्वरादि, अर्स्वादि, व्यंजन, ये 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद करके चलो। और ये पूरा पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है, आप एक मरतबा देखो, मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट की है, ये भी मैंने हाईलाइट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाला है, मैंने लास्ट टाइम के क्वेश्चन में आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया था, दिखाया नहीं था। सेकेंड वीडियो में मैं ये पार्ट को दिखा रही हूँ। देखिए बताया क्या गया है क्वेश्चन, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर सारी चीज़ें आपको कट टू कट क्लियर समझ में आएगी इंशाल्लाह। विद्यार्थ्याची मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट। शब्द संपत्ती, जखेरे अल्फाज वाढण्यासाठी, बढ़ाने के लिए कोणते 4 उपक्रम सांगा, कोई भी 4 सरगर्मी को आप बताओ। तो 4 सरगर्मी बोला है, मैंने बहुत सारी सरगर्मी लिया है, 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, मैंने आपको इतनी सारी ले करके दे चुकी हूँ कि आपको अब इसके अंदर शॉर्ट करना है। गॉट इट। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरीके से बताती हूँ, पेज को ऐसा रखकर। हाँ देखिए अभी क्लियर नजर आ रहे हैं ना। देखिए शब्द संपत्ति वाढण्यासाठी उपक्रम, तो पहला कौन सा है, शब्दकोश। शब्दकोश किसको बोला जाता है बेटा, डिक्शनरी को बोला जाता है। बहुत ही अलग अलग टाइप की डिक्शनरी है, आप इसके अंदर और टाइप्स डाल के कवर करके पॉइंट बना सकते हो। कथा ले सकते हो, विविध प्रकार के पुस्तक ले सकते हो, क्योंकि जखेरे अल्फाज बढ़ाना है। स्विचार में आप ले सकते हो दररोज स्विचार लिहिणे, फलकवर स्विचार लिहिणे, ऐसा लिख सकते हो पॉइंट। वर्गात, वर्गात यानी क्लास, तो अंतक दे सकते हो, नाद दे सकते हो, अंतक मतलब अंताक्षरी, हाँ, नाद दे सकते हो, कविता दे सकते हो, और सवाल, ठीक है। तो इसके अंदर मश्क आप क्या कर सकते हो, डेली डेली मश्क करवा सकते हो, सवाल लगा सकते हैं, गीत ले सकते हो। वातावरण निर्माण करने, कौन सी वातावरण निर्माण कर सकते हो आप, चर्चा, प्रसंग, विविध प्रकारची पुस्तक। चर्चा आपको पता है कि चर्चा क्या होता है, मतलब कोई भी टॉपिक को लेकर चर्चा करना। प्रसंग यानी वो उस टाइप का हालात पैदा कर देना, जैसे कोई अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शन था, तो इलेक्शन के बारे में क्या करना, उसके प्रसंग कौन आ सकता है कौन से नहीं। और विविध प्रकार की पुस्तक, ये सारी चीज़ें करने से हमारी क्या हो सकती है, शब्द संपत्ति बढ़ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ले चुकी थी, मैं स्पीड ले रही हूँ। अब ये पॉइंट में आप किस तरीके से ले सकते हो, देखिए। विविध शब्द संपत्ती वाढण्यासाठी आपण खालील दिलेले उपक्रम करतो। ये खालील दिलेले उपक्रम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के उसके अकॉर्डिंग लिखना है। विद्यार्थ्याची शब्द संपत्ती करण्यासाठी या शब्द संपत्त्या वाढण्यासाठी आपण विविध स्विचार ओळखे पाहणे, हमको क्या करना है, बहुत सारे स्विचार जो है देखना चाहिए। विद्यार्थ्याची
शब्द संपत्ति करताना शब्दकोश शब्द वाचने, मतलब हमको शब्दकोश जो है डिक्शनरी के अंदर जो शब्द दिए हैं उसको पढ़ना चाहिए। विद्यार्थ्याला शब्द संपत्ती वाढण्यासाठी चर्चा गट वर्गात तैयार करतो, मतलब यानी हमको क्या करना चाहिए, चर्चा या चर्चा, कोई भी चर्चा करने के लिए गट यानी ग्रुप और वर्गातील तैयार करतो, तैयार करा ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, तैयार करा। फिर शब्द संपत्ती करण्यासाठी या वाढण्यासाठी विद्यार्थ्याला विविध प्रकारची पुस्तक वाचा सराव घ्यावा ऐसा भी लिख सकते हो, या वाचन कराव, इस तरीके से पॉइंट भी लिख सकते हो। वाद विवाद करने ते विद्यार्थ्याला पूरा लिखना बेटा, ये स्टूडेंट की बुक है इसलिए मुझे करेक्शन भी हो जा रहा है और सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। विद्यार्थ्याला शब्द संपत्ति उपक्रम होते, इस तरीके से ले सकते हो। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इसी के बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। शब्द संपत्ती वाढण्यासाठी विविध प्रकारची पुस्तक वाचा, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हो, स्विचार करने, कथाकथन से सराव घ्याने, इस तरीके से ले सकते हो, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा असली स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं करते हैं, 6 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अब हमारा जो है न्यू क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। खालील शब्दांची मतलब नीचे जो दिया हुआ है, उत्तर प्रत्येक 120 ता 160 शब्दांत लिहा, यानी जो उत्तर आपको लिखना है 120 से लेकर के 160 में लिखना है, ठीक है। भाषा अभ्यासाची, भाषा जो है हमारी भाषा शास्त्र अनुसार तत्व लिया। देखिए बेटा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैंने पेज नंबर लिखा है, निराली की जो बुक है पेज नंबर 8 पर है, ये हमारी जो है निराली की बुक है, पेज नंबर 8 पर है। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, देखिए पेज नंबर 8, आप पेज नंबर डाल लेना, ठीक है बेटा। ये चीज़ याद रखना, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। अब इससे पहले आपको याद करना है, क्षेत्र अनुसार तत्व दिया है, किसके अनुसार, क्षेत्र अनुसार, क्षेत्र यानी शाखा के अनुसार। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बोला है, भाषा अभ्यासाचे तत्व, तो भाषा अभ्यासाचे तत्व अगर पूछता है तो आपको पूरा यहाँ से लेकर के पूरा एंड तक के आंसर लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ तक का। लेकिन अगर आपको पॉइंट तोड़कर बोल दिया है भाषा अभ्यासाची भाषा क्षेत्र अनुसार तत्व, सिर्फ ये आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ और शॉर्ट में भी दे रही हूँ, आप वीडियो को भगा भगा के भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा सुन लेते हो फुल्ली लेक्चर तो आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और आप तो खुद ही मराठी के पेपर में जब लिखने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट करने ही वाले हो, कितना भी लॉन्ग पढ़ के जाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाच्या संरचना प्रमाण, संरचना मतलब यानी जो उसकी क्या बोलते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको बोला जाएगा। भाषाचे संरचना प्रमाण भाषा शास्त्रानुसार ही भाषाचे तत्व अभ्यास करताना येते, मतलब हमको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से होने वाली है, क्लियर, किस तरीके से होगी उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो यह अभ्यासात, जो ये अभ्यास है, पहला कौन सा है, बोधात्मक, बोधात्मक मतलब के कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव, बोधात्मक मतलब यानी दिमागी, बोधक से, दिमाग से। सेकंड कौन सा है, भावात्मक, भावात्मक यानी इफेक्टिव, उसको किस तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं, क्लियर। और तीसरा कौन सा है, भाषा शास्त्रीय। 3 है बेटा, कितनी है, 3 है, कौन कौन सी है, बोधात्मक, भावात्मक, भाषा शास्त्रीय, बोधात्मक, भावात्मक, भाषा शास्त्रीय, बोधात्मक, भावात्मक, भाषा शास्त्रीय, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर पूरा पूरा बताते जा रही हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। मैं यहाँ पर पूरा पूरा पढ़ लेती हूँ, वो बुक का एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बोधात्मक तत्व के अंदर आपको क्या लिखना है, निसर्ग प्रभवती, प्रत्येक व्यक्तीला जन्मात भाषा शिकणाराची निसर्ग देणगी मिळलेली असतात, या आधार भाषा, या आधार मातृभाषा आणि इतर भाषा
मुले लहानपणापासून शिकतो. अब देखो, प्रत्येक यानी हर एक व्यक्तीला, हर व्यक्ति को जन्म से ही भाषा सीखने के लिए निसर्ग देणगी मिळणे असतात. बच्चों को, हर एक इंसान को जन्म से ही निसर्ग से मतलब कुदरती तौर से नेचुरली एक भाषा मिलती है, जैसे कि हर एक इंसान को मिलती है. ठीक है, कौन कौन सी मिलती है निसर्ग भाषा? उस आधार पर मातृभाषा, जो उसकी मातृभाषा होती है, और इतर भाषा, दूसरी भाषा, जैसे अभी आप मराठी सीख रहे हो, आपको मिली हिंदी या उर्दू, तो ये हमारी मातृभाषा है, मम्मी के जरिए से मिली हुई भाषा है, और इसकी वजह से आप मराठी सीख रहे हो. ठीक है, इतर भाषा, दूसरी भाषा, मूल जो बच्चे होते हैं लहानपणापासून, बचपन में ही क्या करते हैं, सीखते हैं. क्लियर? तो इसको बोला जाएगा निसर्गात प्रभवती. दूसरा कौन सा है? अर्थपूर्ण शिकणे, मतलब मीनिंगफुल सीखणे. मीनिंगफुल कैसे सीखेंगे? काही नवीन शिकताना अर्थ, कोई नया वर्ड सीखते वक्त, अर्थ यानी मीनिंग. ना समजू पाठावरून करून घोटपट्टी यानी रूट लर्निंग करून शिकले तर ते फार काळ लक्षात राहत नाही. यानी अगर कोई भी चीज़ हम ऐसी सीख रहे हैं, सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, तो वो जल्दी याद नहीं रहती. लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग रूट वर्निंग करोगे ना, देखिए रूट लर्निंग कैसा होता है, रूट वर्डिंग कैसा होता है, पहले समझ लो. या उलट समजून विचारपूर्वक शिकले तर ते अर्थपूर्ण शिक्षण होते. लेकिन अगर आप उसको रटते नहीं हो, अच्छे से समझते हो, तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल रूट लर्निंग कैसा होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजी, क्या वर्ड दे रही हूँ मैं? लॉजी. लॉजी का मतलब होता है मुताला करना. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? बायोलॉजी. बायो मतलब हयात, बायो का मतलब क्या होता है? हयात, जिंदगी. हयातियाती मुताला करना. जियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मतलब हर एक चीज़ का मुताला करना हो जाएगा. साइको मतलब अपना जो होता है नफ्सियात से मुताल्लिक होता है, तो नफ्सियात का मुताला करना है. तो आपको जहाँ पे भी अब लॉजी वर्ड समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा. जियो, जैसे जियो का मतलब क्या होता है? ज़मीन. ठीक है, जियोलॉजी, तो जियो मतलब ज़मीन, लॉजी यानी मुताला करना. किसका मुताला करना? ज़मीन का मुताला करना. अब आपको पता चल चुका जियोग्राफी, तो ग्राफ यानी नक्शा, तो किसका नक्शा? ज़मीन का नक्शा. ज़मीन के नक्शे का जो है ज्योग्राफी यानी ज़मीन के नक्शे के बारे में हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. तो इस तरीके से रूट वर्ड आपको याद होना चाहिए, तो इसको रूट वर्ड कहा जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग समझ कर याद करते हो, विचारपूर्वक सीखते हो, तो आपको क्या होगा? अर्थपूर्ण शिक्षण होते, यानी आपको तालीम अच्छी मिलती है. अशा पद्धतीने, ऐसी पद्धती शिकलेले दीर्घकाळ यानी लंबे अरसे तक लक्षात राहतो. ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा करना है. अब मैंने वर्डिंग सारा जो है लेक्चर के दरमियान मैंने पूरा बताया है, मगर अभी फ़िलहाल मैं कटिंग करवा रही हूँ इसको, ताकि आपको ज़्यादा टफ ना लगे. शिक्षणात काही बाबीत वगळात, यानी जब हम तालीम देते हैं तो कविता पाठ करने, यानी ये सारी चीज़ें जो होती है अर्थपूर्ण शिक्षण घेने, यानी जब हम कविता देते हैं, पढ़ते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम उसको देते हैं. समजून उमजून शिकणे महत्त्वाचे आहे, यानी उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझना, ये क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है. ठीक है, अब इसको जो है बहुत बड़ा है, इसको मैं बताती हूँ. पहले आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना. हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो पेज नंबर में मैं दिखा रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना. लेकिन मैं यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर लिखी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको समझ में आ जाए. देखिए बेटा, ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? भाषा अभ्यासाचे क्षेत्रानुसार तत्व. मैंने बताया ना, क्षेत्रानुसार तत्व 3 होते हैं. एक होता है बोधात्मक, भावात्मक और भाषा शास्त्रीय. मैंने तीनों बता दिया. बोधात्मक के अंदर देखिए 3 पॉइंट है. पहला, दूसरा, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तीसरा. तो आप बहुत सारे पॉइंट है, किताब के अंदर खोल कर बैठो आप लोग, ताकि आपको समझ में आए. फिर भावात्मक के अंदर देखिए 3 पॉइंट दिया गया, 1, 2 और 3. आपको समझ में आ रहा होगा मार्कर से. पिंक वाला जो मार्कर है वो मेन पॉइंट का है. ठीक है, और जो ये अपना जो है येलो वाला जो मार्कर है हमारा, वो उसके अंदर सब पॉइंट दिया हुआ है. तो अब मुझे फटाफट रीड आउट करना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा. शॉर्ट एंड स्वीट लेते हैं. प्रत्येक व्यक्तीला, ये मैंने बता दिया ना, प्रत्येक व्यक्तीला जन्मात या फिर जगात भाषातील शिकणारी निसर्ग देणारी मिळलेला असतात. ते आधार मातृभाषा आणि इतर भाषा मुले लहानपणून शिकतो. ये मैंने बता दिया था. अर्थपूर्ण वाला ये मैंने बता दिया.
अब इसके बाद देखो आंतरिक इच्छा। आंतरिक इच्छा यानी अंदर की इच्छा कैसी होती है? भाषा शिकणाची जबरदस्त अंतरक्रिया यानी अंतरक इच्छा जो होती है असलेले भाषा शिक्षण वेगान होऊ शकतो। यानी कि हम अगर जैसे अभी आपको मराठी सीखना है तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपके अंदर से ये इच्छा आई है ना कि मुझे सीखना है, मुझे सुनना है, मुझे पढ़ना है, तो इसे कहा जाएगा। ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है? हमारा भावात्मक तत्व। भावात्मक तत्व में कैसा होता है? भाषा ये भावात्मक तत्व के अंदर भाषा शिक्षणाची तो देखो नवीन भाषा शिकणाची जब हम नवी भाषा सीखते हैं तिच्यावर प्रभावित मिळण्याची हे ध्येय जाणणारी वो इच्छा यातून व्यक्तीचा भाव मतलब जो उसका ऐसा जैसे अगर आप लोग को कोई बात बोलता है तो आप उसके अंदर नहीं ये सारे वर्ड डालते हो। एकाला चालना मिलने यानी अब उससे क्या होता है? चालना मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भाषा क्या होती है? हमारी भाषा शिक्षण प्रभावित होनारी मदद मिलती। जैसे कि अगर आपको ये सारी चीज़ें कोई बोलता है, आप अगर सीख रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, तो आपको इसमें क्या होती है? मदद मिलती है। अब ये आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होता है बेटा? कि आपको खुद आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर कि मैं ये भाषा सीख सकती हूँ। जैसे विद्यार्थ्याला मी हे निश्चिंतपणे शिकून शकतो। जैसे अगर आप अभी विद्यार्थी हो, बच्चे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको बिना किसी चीज़ के सीख सकते हो। यानी निश्चिंतपणे कि आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होना चाहिए। आप ये सीख सकते हो, निश्चिंतपणे सीखू शकतो। आत्मविश्वास भाषा शिकणारी सहज व्यक्ति ठहरणे मतलब जैसे आप सीख रहे हो, जो सिखाने वाला है, जो सीखने वाला है, उसको पता होना चाहिए। और जोखिम थर्ड पॉइंट होता है आपका नवीन भाषा सीखताना। जब हम नवी भाषा सीखते हैं चुका करायला ना घबरायचे। जब हम गलती करते हैं तो हमको घबराना नहीं है। जोखिम जो जोखिम हम लेंगे विद्यार्थ्याला घेता जब वो लेता है, जेव्हा चुका करता जब वो गलती करता है, ज्याचे दुरुस्त करतो जब उसको वो सही करता है, आणि भाषा लवकर सीखतो। इसकी वजह से भाषा जो है लवकर सीखता है, जल्दी सीखता है। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा? भाषा शास्त्र तत्व। तो उसका कौन सा है? मातृभाषा। नवीन भाषा नई भाषा शिकताना गलत है वो का लगेगा शिकताना मातृभाषाची कधी या फिर फार वेळा उपयोग करतो। बहुत ज़्यादा उसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक भाषा जेव्हा एखादी जैसे ही आंतरिक मतलब अंदर की जेव्हा एखादी विद्यार्थी जब एक विद्यार्थी नवीन भाषा काही प्रमाणे आत्मसात करतो जब वो अंदर से सीखने की कोशिश करता है तेव्हा नवीन भाषाचा वापर करतो तब वो नए भाषा का इस्तेमाल करता है। कभी कभी मातृभाषातील शब्द वापरतो, कभी कभी मातृभाषा जो मम्मी के ज़रिए से भाषा मिली है उसका इस्तेमाल करता है। त्याला आंतरिक भाषाचा स्त्री असे मानले जाते। इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक भाषा ऐसा मानले जाते। ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले ये पॉइंट बता दूँ, इस चीज़ को देख लो। बोधात्मक, भावात्मक और भाषा शास्त्र, इसके अंदर के कितने पॉइंट हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। 1 2 3। अब 3 पॉइंट है, 4 5 पॉइंट है बेटा इसके अंदर के। किताब के अंदर देखिए पेज नंबर 8 के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर कौन सा है हमारा? भावात्मक। भावात्मक में कितने हैं? 1 2 3 है ना। ये जोखिम हमने जो लिया था दिखा ना, ये 1 2 3। तो इसके अंदर 3 पॉइंट डालो। ठीक है। कितने पॉइंट वो समझ रहे हो ना आप? इस तरीके से 3 पॉइंट डालना। इनकम्प्लीट वर्क है ये। और इसके अंदर का कितने पॉइंट है हमको देखना पड़ेगा। 1 2 हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर वो दोनों पॉइंट को डालना पड़ेगा। डाल लो ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा लेते हैं हम। मैं बहुत जल्दी लेने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है। भाषा संप्रेषणासाठी, संप्रेषण यानी मकालमा होता है।
कोणत्याची मार्गाची वापर करेल। बहुत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है बेटा, याद करके रखो, आएगा इंशाल्लाह। संप्रेषण या शब्दांचे शब्दकोश मध्ये संप्रेषण जो है हमारा, संप्रेषण यानी मकालमा जो है बातचीत जो होती है हमारी, तो ये शब्दकोश के अंदर दिया हुआ क्या मीनिंग होता है, संदेश अशा आहे। संदेश क्या है इसका मतलब, यानी अपनी बात को पहुंचाना। आपण दिवसभर बोलत असतो, आपण दिनभर बोलते हैं आणि इतरांचे ऐकतेही असतो और दूसरों की हम बात को क्या करते हैं, सुनते भी हैं। त्यातून व्यक्ति आणि श्रोता यानी जो क्या बोलते हैं, श्रोता जिसको बोला जाता है जो सुनने वाला है, और जो व्यक्ति होती है, जो वक्ता होता है, मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, यांचे मध्ये भावना, विचार, कल्पना यांची देवाणघेवाण होते। इसका क्या होता है, देवाणघेवाण होता है। तो ये हमको थोड़ा सा इंट्रो डालना पड़ता है। आपको जो 2-4 में से जो इजी लगता है वो डालो, और उसके बाद डायरेक्टली हमको क्या करना है, भाषा संप्रेषण कौन से हैं, 3 होते हैं, दृक, श्रव और दृक श्रव। तो देखिए इस बच्ची ने इस तरीके से बनाया है, मगर मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगी कि आप इस तरीके से ना बनाते हुए इसको पेज नंबर 19 पे निराली की बुक में पेज नंबर 19, ठीक है, 19 मिल गया। ये देखिए, ये मैं आपको ये समझा रही हूँ, जो ये पॉइंट लिया गया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव टू टेक दिस पॉइंट, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू प्रिपेयर दिस चार्ट। देखिए अब आपको क्या लिया गया है, द्रुक यानी बसरी, और समय और बसरी दोनों हो गया। तो देखिए इसके अंदर क्या है, डोळ्याची भाषा मतलब यानी आंखों की भाषा। फिर ये देखिए दुख के अंदर 3 पॉइंट लिया गया है, कौन सा लिया गया, 1, 2 और ये 3, समझ में आया। तो एक आंखों के ज़रिए से जो है देही बोली भाषा जो होती है ये, और चित्राची भाषा यानी चित्र, अगर आप ऐसा भी लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ चित्र लिख दो, चित्र के अंदर ये सब डालो। तो अब मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, देखो ध्यान दो बेटा, इसके अंदर 3 पॉइंट बनाओगे, 1, 2 और ये 3। पहला लोगे डोळ्याची भाषा, दूसरा लोगे चित्राची भाषा के अंदर ही क्या है, चित्र है, चित्रपिक्त है और छायाचित्र है। छायाचित्र समझ में आ रहा है, जो शेडो वाली पेंटिंग होती है उससे बोला जाता है। और ये कौन सी है हमारी, चिन्हाची भाषा कौन सी होगी, 3 भाषा, डोळ्याची भाषा, चित्राची भाषा, चिन्हाची भाषा। तो फड़ा बोर्ड के ऊपर लिखने का, वर्तमान पत्र किसे बोला जाता है, न्यूज़पेपर को। पुस्तक, लिखित साहित्याची वाचन मतलब यानी जो इस्लामिक किताबें लिखी जाती है ना, पुरानी तारीखी वाक़यात वो वाली, और पाठ्या, पोस्टर और सूचना, ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। इसको आप जितना याद होता है लिखो, नहीं याद होता है तो इस तरीके के पॉइंट में भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं अभी एक बार और दिखा दूंगी आपको। फिर इसके बाद देखो, सुनने के 2 ज़रिए, एक ऐकणे और एक कौन सा है, लक्षपूर्वक ऐकणे। तो मेरा बच्चा एक बात याद रखना, ऐकणे मतलब तुम्हारे पास कान है तो सुनाई दे दिया, उसको बोलेंगे ऐकणे। यानी आप सुनना नहीं चाहते थे मगर आपने सुन लिया, कान है तो सुन लिया, तो उसको बोलेंगे ऐकणे। और लिसनिंग मतलब हेयर बोलेंगे। और लिसन किससे बोला जाता है बेटा, आपके पास कान है और आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये लेक्चर आप उसे ध्यान से सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, लिसनिंग, ठीक है। तो अभी देखिए इसके अंदर कौन कौन सा होता है, विविध ध्वनि, आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है ना, आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है, वातावरण के अकॉर्डिंग आपकी विविध ध्वनि अलग अलग टाइप के प्रकार हो सकती है। और इसके अंदर का लोगे ध्वनीचे फर्क ओळखणे, मतलब किसकी आवाज़ आ रही है, कुत्ता है, बिल्ली है, बैल है, उसकी आवाज़ को पहचानना लिसनिंग होगा। गप्पा गोष्ठी, भाषा, संभाषण, चर्चा, गाण्याची महफिल समझ रहे हैं ना, मतलब अंताक्षरी, व्याख्याने लेक्चर, और रेडिओवरील, टेपवरील कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और इसके अंदर क्या है, टीवी के ज़रिए कार्यक्रम है ना, चित्रपट यानी पट्टियों के ज़रिए नाटक, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और कोशिश करो ये भाषा संप्रेषण ये आपको पेपर में आए, ताकि आप इसको अच्छे से कर लो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लिया आप लोगों ने, मैंने पढ़ के भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखी है। क्वेश्चन देखिए, ये वाला अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देख लिए, ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब आपको क्या बोल रहा है, भाषा संप्रेषणासाठी कोणते भाग्याचा वापर करेल। अब उसके अलावा कौन से भाग का इस्तेमाल करेंगे वो लिखना है, ठीक है। तो अब आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, पेज नंबर 18 के ऊपर दिया होगा।
किसके ऊपर दिया है, 18 के ऊपर दिया हुआ है, 18-19 के ऊपर आपको वो सारी चीज़ें यही चीज़ बता के हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया ना आपको, 18-19 के ऊपर दिया हुआ यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैंने छोड़ा है, ये लिख बताती हूँ मैं, दोनों क्वेश्चन में है। भाषा समत्याच्या विकासासाठी, हर बार क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन को समझना हा। स्वच्छता या विषयावर, स्वच्छता यानी सफाई के या विषयावर शिक्षक और विद्यार्थी यांच्यातील संवाद लेखन करा, यानी मकालमा तैयार करा। मेरी बात फिर से समझो, ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, ये क्वेश्चन दे दिया है मैंने, पेज नंबर 18 के ऊपर है। ये ऐसा भी है, देख लो एक मर्तबा, इस तरीके से भी है, मैंने बता दिया है। पीछे वीडियो को पॉज करो और देखो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो मैंने जिस तरीके से बताया, और नहीं तो फिर आप इस तरीके से लिखो। और मेरी एडवाइस ये है, अगर आपको ये समझ गया है तो ये वाला लो, और पॉइंट में ये वाला लो, ये वाला पॉइंट मत लेना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला क्वेश्चन करके जाओ बेटा, क्योंकि ये हर बार पूछ रहे, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, इसका ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपको निराली की बुक में, निराली वाली बुक में पेज नंबर 69 पर है। किसमें? निराली पे ही है। आप लोग एक बार देख लेना, मैंने बताया था निराली वाली बुक कौन सी है, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा टॉपिक है ना कि वो कवर नहीं होंगे, उससे कई ज़्यादा बेहतर है ये वाला। मैं पढ़ के बताती जाती हूँ फास्टली, ताकि ये वाली जो वीडियो है हमारी क्लियर हो जाए। अध्यापक, जैसे ही अध्यापक जो है आपकी क्लास में एंटर करता है, मित्रों ही प्यारे बच्चों, तुमची शाळेतील, तुम्हारी शाळा के अंदर अनुभव समजून, अनुभव मतलब यानी जो रूल्स और रेगुलेशंस है घेताना तुमच्या पोटी बाळ्याची जाणारी एक समस्या आवर्जून सांगितली। यानी जो है आपको क्या करना है, एक समस्या है उस टॉपिक के ऊपर हमको बात करना है। तो अब देखिए इसके अंदर माधव क्या बोल रहा है, माधेला सुट्टी मुले डब्बा खाते, यानी माधव नाम का एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि शाळे के अंदर क्या छुट्टी जब होती है, मतलब रिसर्च जब ब्रेक टाइम होता है तो बच्चे डब्बा खाते, डब्बा खाऊन झाल्यावर सडलेले मुले खेळ्यात पड़ते। जब डब्बा खा लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खेलने लगते हैं। अध्यापक क्या बोल रहा है, माधवला स्वरूप सांगितले, माधव ने बिल्कुल सही सांगा, एक शक्ल बता दी। मेरा प्रश्न ऐसा आहे की स्वच्छताची सवय मतलब आदत मुलांना काय लागत नाही क्या, बच्चों को लग नहीं सकती, त्यासाठी कोणते उपयोजन करता येईल, कौन सा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसा इस्तेमाल करेंगे। उदा, तुम्ही शिक्षक म्हणून वर्गात गेल्यावर तुम्ही कोणते उपाय करावा लागतो या फिर या करतो, तो तुम अगर शिक्षक हो तो तुम कौन सा उपयोग जो है करोगे। तो अब यहाँ पे बच्चे अलग अलग आप टॉपिक का नाम ये जो है इसका नाम ले सकते हो, ठीक है। मला वाटत की अन्न जमीनवर सडतो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अनाज जमीन पर सड़ते हैं, त्या पायने टूटले जाते, तो वो पैरों के ज़रिए से टूट जाता है, मतलब कचरा जाता है, या योग्य नहीं, ये सही नहीं है। शिवाय सर्व फर्शी चिकट होते, और इसके अलावा जो है पूरा फर्श जो होता है वो चिकट हो जाता है। आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करो, हाँ बेटा, नाम नहीं याद होगा, सब अलग अलग नाम बच्चों ने अपने मन से डाल दिए। माणसांना अन्न खायलेला काय लिबी मिळत नाही, अनाची आशा नशा करायच्या, मतलब यानी जो है कितने लोगों को अनाज जो है खाने के लिए मिलता नहीं है, इसलिए हमको अनाज को इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहिए। मला वेगवेगळ्याचे प्रश्न आहे, मेरा एक अलग प्रश्न है। आपल्या सर्वांना लक्ष ठेवा, आपको क्या करना है, सबको ध्यान देना है। आपण अन्न खाण्याचे विषय बोलत असतात, अपन ये खाने के ऊपर बोलते हैं, आज मोटा प्रश्न वाटते, लेकिन ये सच में एक ऐसा है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मुलांचे आई वडील या मुलांच्या आरोग्याचे, मतलब बच्चों की जो माँ बाप हैं उसको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो है पूरा डब्बा खा कर आए, पूरा खाना खाए, ठीक है, मतलब घर पे बचा कर कभी ना लेकर जाए, ठीक है। भाषेचे विचार या कर्तृत्व येत नाही, और ये जो है ये भविष्य मतलब आगे जो है और जो लोग हैं ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, भविष्य नहीं आगे का है ना, भविष्य या आगे का ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मी ज़रा स्पष्ट बोला, त्याबद्दल माफ़ करा। फिर एक बच्चे ने ऐसा बोला कि मैं थोड़ा सा क्या बोलते वो बोलूँगा, खर बोलूँगा, मुझे माफ़ करना। श्रीपद, परीक्षेसाठी अभ्यास या विचार खर तर आता
कला बाहेर झाला आहे। मतलब कि हमको इस तरीके से करना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ बच्चों को दिया जा रहा है करने के लिए, लहानपासून मोठ्यापद कोणते नियम पाळा असा सांगून लागते नहीं। और बच्चों को क्या करना चाहिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चों के क्वेश्चन पेपर के अंदर भी डालना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्योंकि ये हमको मकालमा तैयार करना है। आपको कोई सी भी चीज़ें कैसी भी डाल सकते हो, लेकिन सफाई से रिलेटेड होना चाहिए। मला वाटत की मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक शाळेतील हर एक शाळे के अंदर सूचना पकावर लावण्यास देऊन, यानी हमको क्या करना चाहिए, हर तरफ सूचना, ये पकावर नहीं होगा बेटा, ये पड़कवर होगा, पड़वर। ठीक है, फलकवर लावण्यास देऊन यानी लिख के लगा देना चाहिए, ऐसा अध्यापन। छान चर्चा झाला, सही मतलब बहुत अच्छा चर्चा झाला। तुम्ही छायाची मतलब जो तुम्हारी जो छाया है आजू बाजू वाले या फिर ग्रुप फ्रेंड सर्कल में सूचना लक्षात घेऊन तुमको क्या करना है, आजू बाजू वाले लोग को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने लगाना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, मराठी भाषाचे उच्चारणातील 3 घटक, तो कोई से भी 3 घटक क्या करना है, स्पष्ट करना है। पेज नंबर दिया हुआ निराली की बुक में है। ठीक है। तो अब हमको निराली की बुक में, बेटा देखो आप लोग प्लीज़ निराली की बुक में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े आंसर है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करके दिया है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। क्या है देखो, फिर आपको दिया गया है मराठी भाषाचे स्वरूप, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। ठीक है। वर्णाक्षरे, अर्थ, वाक्य, वाक्य रचना, व्याकरण, शब्द। ठीक है। तो ये वर्ण जो है ना, वर्णाक्षरे, इसको वर्ण बोला जाता है। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर मैंने दिया है शॉर्ट करके, बच्चों ने लिखा है, आपल्या तोंडावर आहे, आपने मुंह के जरिए निघलेल्या मूलवधी ना आपण वर्ण असे म्हणतात। यानी अपने मुंह के ज़रिए से जो वर्ड निकलते हैं, यानी इन शॉर्ट अल्फ़ाबेट समझ लो। अल्फ़ाबेट ABCD पता होता है ना, उसको ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वर्ण महांचे रंग, जैसे रंग दे दिया और शाही, ऐसा। तो मराठी भाषातील, हमारी मराठी भाषा के अंदर 48 और +2 50 वर्णाच आहे, मतलब यानी हमको, हाँ ठीक है बेटा। तो अब देखिए मैं आपको बता दी, 48 + 2 यानी 50 होते स्वर, स्वरादी व व्यंजन असे वर्णाचे प्रकार आहे। वर्णाची प्रकार कितनी है, यही है, स्वर, स्वरादी आणि व्यंजन। शब्द, अब दूसरा कौन सा वर्ड ले रहे हैं हम, शब्द। अक्षरांचे आधार यानी अक्षर के आधार पर शब्दांची निर्मिती करता येते। शब्द समझ रहे हो बेटा, मैं एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ। इसके अंदर आप ऐसा समझ के चलो, अल्फ़ाबेट ABCD, इसको बोला जाएगा वर्ण। शब्द में अगर मैंने ले लिया एप्पल, तो APPLE एप्पल, ये हुआ ना, तो ये बन गया वर्ण से मिलकर शब्द बना। ठीक है, ऐसा लिया गया। वाक्याचे अर्थपूर्ण रचना द्वारा वाक्य तैयार होते हैं। अब जब वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, तो सेंटेंस कैसे बनता है, जो हमारा शब्द था ना, शब्दों का ही ग्रो होता है। ग्रो समझ रहे हो ना, शब्दों का ही ग्रो। जैसे कि वो जा रही है, फॉर एग्जाम्पल वो जा रही है, तो वो वर्ड में WO, वो 2 वर्ड मिलकर बना, ये वर्ड था। इस तरीके से वाक्य बनता है, लेकिन रचना द्वारा। अब इसके अंदर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से रचना होती है। रचना मतलब कब सब्जेक्ट आता है, कब वर्ब आता है, कब ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अब वाक्यात, तो विद्यार्थी वाक्यात जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना बेटा, जो सेंटेंस हम बना रहे हैं, तो उसकी जो है 4 टाइप्स होती है। कितनी 4 टाइप्स होती है, 4 टाइप्स होती है। एक हमारा बयानिया जुमला होता है, एक हमारा सवालिया जुमला होता है, एक हमारा हुक्मिया जुमला होता है, एक हमारा फजाइया जुमला होता है। ठीक है। तो इस तरीके से चारों जुमले को दिया गया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि आपको इतना डीपली एक्सप्लेन तो करना नहीं है, पूरे पॉइंट्स बचे हुए ना, तो आप सिर्फ सेंटेंस को डालकर छोड़ दो। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना, एक कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस दे दो। जैसे विद्यार्थी का दे दो, विद्यानार्थी का दे दो, प्रश्नार्थी का दे दो, अज्ञानार्थी का दे दो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना, कोई सा भी एक क्वेश्चन का सेंटेंस जिसमें सवाल निशान हो, एग्जाम्पल उद्या डाल के एग्जाम्पल डाल देना। अब हम लेंगे किसका, व्याकरण का लेंगे। तो व्याकरण में कौन सा है, भाषातील नियम स्थान में, यानी नियम के अकॉर्डिंग भाषाचे व्याकरण तैयार होते हैं। मतलब इस तरीके से व्याकरण जो होते हैं
हमारे तैयार हो जाते हैं। आपको बहुत सारे हैं, आप पेज पे देख लिया, पेज नंबर 11 पर मैंने जो जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग कर दो, शॉर्ट में भी करोगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मिल जाएगा मराठी भाषाचे उच्चारणातील 3 घटक स्पष्ट करा। मैं बहुत स्पीड में क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मराठी भाषाचे उच्चारणातील, मराठी भाषा का जब उच्चार होता है, तलफ़ुज़ होता है, वैशिष्ट्य समजून, उसकी खासियत खुसूसियात जो है उसको समझना, घेरण्यासाठी मतलब समझने के लिए व्यंजनाचे उच्चार कसे होते, व्यंजन का उच्चार, व्यंजन समझ रहे हो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो ये याद रखो, स्वर किसे बोला जाता है, हमारा जो वॉवेल्स होता है वो स्वर है, ठीक है, और जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो व्यंजन है। तो आपको मराठी के अंदर कॉन्सोनेंट कौन सा होता है, क ख ग घ, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, और जो आ ई होता है हमारा, वो हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यांच्या परिचित करून घेऊन, हमको ये समझना है, इसको ध्यान देना पड़ता है। यांच्या भाषाशास्त्र नावाबरोबर उच्चारणास्थान ही सोहबत दिलेले आहे। यानी अब देखो कैसे करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो कंठ, कंठ यानी हमारा गला होता है, तो वर्ण क दिया हुआ है ना, जैसे 12 कड़ी के अंदर क ख ग घ, ये जो वर्डिंग दिया है उच्चारण। जीभ, अब आप जब इसको पढ़ोगे ना तो जबान के ज़रिए से इसका इस्तेमाल होता है। उछलून तालू जवळ नेला जात, क, देखो जबान लगती नहीं है, सिर्फ ऊपर हो जाती है, बोलकर देखना, क ख। तो जो ये सारे वर्ड्स जो है, जबान हमारी अप साइड चली जाती है, ऊपर की तरफ उछलती है, मगर छुआती नहीं है। कंठनात्याच्या वर्णाची उच्चार होते, मतलब इसका इस्तेमाल कैसा होता है, मतलब हलक के ज़रिए से होता है। त्यांना कंठवर्ण असा म्हणतात, इसको कंठवर्ण ऐसा बोला जाता है। अब ये तालू के ज़रिए से जो उच्चार होगा उसको तालूचा बोलेंगे। पुढील कटील तालूला कैसे करोगे, वर्ण असा म्हणतात, ऐसा डाल के सेंटेंस में लिख देना। दांत के जरिए से जो होगा उसको दांत वाला बोलेंगे, ठीक है। दांत व तालू यांच्या मधील दोनों के जरिए से भागात जीभ लागून उच्चारण होते, जबान इस्तेमाल होती है, त्याला वर्णात दाताला वर्ण असं म्हणतात। इसको इस तरीके से सारा क्वेश्चन डालना। लास्ट क्वेश्चन हमारा है बट नॉट लीस्ट, प्रयोग म्हणजे काय हे सांगून प्रयोगाचे प्रकार स्पष्ट करा। आपको इसका प्रकार स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं निराली की बुक में 118, 119, 120 में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लेकर के कर रही हूँ। अगर आपको पूरा क्लियर हो चुका है तो आप अपने मन से लिख लो, अदरवाइज़ ये जो पेज मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अकॉर्डिंग लिख करके ये वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हो आंसर देख करके। लेकिन अगर आपको ये पूरा समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, मराठी आपको इस तरीके से ईजिली मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। अपनी बात को अगर आप समझोगे तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से देखिए। प्रयोग म्हणजे काय, प्रयोग मतलब क्या होता है, तजुर्बा, क्या बोला जाता है, तजुर्बा। हे सांगून प्रयोगाचे प्रकार स्पष्ट करा, इसको बताकर आपको उसके प्रकार स्पष्ट करना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एक बात को ध्यान में रखो, ये 118, 119, 120 ये क्लास में मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मगर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में करके दे रही हूँ। और ये 118, 119, 120 जो है निराली की बुक में है। देखो 118 पेज नंबर है, इधर पर दिखाई दिया आपको, हाँ 118 है। यहाँ पर देखिए प्रयोग का दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में आंसर करके दे रही हूँ, ठीक है। ये पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब मैंने शॉर्ट में देखे यहाँ पर बच्चों को दिया था, बच्चों ने किया है, क्योंकि क्लासरूम में ये एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और ये निराली की बुक में ही देख लो। हाँ, अब मुझे यहाँ पर ये बताना है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉर्ट ले रही हूँ तो इसके अंदर कुछ भी कट नहीं करना। अगर आपको किताब से स्टडी कर रहे हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो। चलो प्लीज़ ध्यान दो यहाँ पर। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि कर्ता क्या है, करनारी क्या है, क्रियापद क्या है। तो इसलिए पहले ही मैं 4 चीज़ें, ये मेरी रफ बुक है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। ये जो मैं लिख रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा प्लीज़ ध्यान देना। मैंने लिखा कर्ता, ठीक है, फिर मैंने लिखा
कर्म। ये चीज़ को ध्यान देना, ये रफ वर्क है मेरा इतना, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, लेकिन इसको लिखने में मत डालना। और फिर क्या है, क्रियापद, क्रियापद, ठीक है। ये जो है मैंने लिख के दे दिया है, तो आपको अब याद रखना है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला जो बचा है हमारा, ये है वर्ब। बस इस चीज़ को याद रखो, हर जगह मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्योंकि यही चीज़ के ऊपर ये पूरा डिपेंड है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। कर्ता, कर्म, क्रियापद। कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, क्रियापद यानी वर्ब। अब चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान दो, कर्ता, कर्ता मतलब कौन, सब्जेक्ट। कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। आणि क्रियापद, क्रियापद मतलब वर्ब। आपको ये समझता है ना। सब्जेक्ट मतलब कौन होता है, डूडर, इसका मतलब क्या होता है, डूडर, ठीक है। और क्रियापद यानी वर्ब, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। यांच्यातील परस्पर संबंध, परस्पर मतलब यानी होता है आपस में, आपसी, संबंध, ताल्लुक। इन लोगों का आपसी ताल्लुक, के कुछ सेंटेंस बनाने हैं ना, तो किसका, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इन लोगों का आपसी ताल्लुक क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। प्रयोग असा म्हणतात। प्रयोगाचे 3 प्रकार आहे। 3 प्रकार कौन सी है, यही वाली रहेगी, इसी से जुड़ा हुआ है। कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग। तो ये भावे प्रयोग अलग है, कर्तरी, कर्मणि, ये 2 चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना है। भावे एकदम ईजी है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए अब हम पहले देखते हैं कर्तरी प्रयोग क्या होता है। तो बेटा याद रखना, जो कर्तरी प्रयोग होगा, कर्तरी मतलब सब्जेक्ट, कर्तरी मतलब कौन है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होगा। चलो ध्यान देते हैं। खालील वाक्य वाचा, जो नीचे दिया गया सेंटेंस है उसको क्या करना है, पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को ले सकते हो, बच्चों ने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिया है। आपको किताब में देखिए अलग सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो किताब में अलग सेंटेंस मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस लो। और मैं आपको यही बोलूँगी कि सेंटेंस आप लोग बनाओ, एग्जाम्पल बनाओ। अक्सा चित्र पाहतो, पाहतो मतलब देखती है, अक्सा चित्र देखती है। देखो ध्यान दो सेंटेंस में, यहाँ पर भी अक्सा है, यहाँ पर भी अक्सा है, ठीक है। यहाँ चित्र था, यहाँ क्या हो गया, नदी हो गया। क्या हो गया है, नदी हो गया है। ध्यान दो, यहाँ पर अक्सा था, यहाँ पर भी अक्सा था, यहाँ पर चित्र था, यहाँ नदी हो गया है। पाहतो ऐसी है, पाहतो ऐसी है। बात समझने की कोशिश करो। यानी कि आपका सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट, ये देखना जो है वर्ब है, और किस चीज़ को देख रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। तो अब देखो ये मोहन भी क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। मराठी में स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, इंग्लिश में अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मराठी देख रहे हैं हम, तो ध्यान दो कि यहाँ पर सब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वर्ब था, वर्ब था। यहाँ पर देखो ध्यान दो, चित्र था, नदी था। चेंज हुआ क्या, पाहतो पाहतो सेम ही है ना। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, लेकिन वर्ब चेंज नहीं हुआ, वर्ब वैसी की वैसी है, ठीक है। पाहतो ही है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, चित्र है, पाहतो, यहाँ पर सेम वैसी है। यानी यहाँ पर वर्ब चेंज नहीं हुआ, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ कौन चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखो, वरील वाक्यामध्ये ऊपर के जो दिए हुए वर्ड है, सेंटेंस है, कोणत्याही घटकमुळे, कोई भी घटक में क्रियापद, क्रियापद मतलब वर्ब बदलेले अब, अ और ब में, घटकातील, वाक्यातील अक्सा, मोहन यांचे लिंगप्रमाणे क्रियापदाचे रूपात बदल झाला। यहाँ पर देखो ध्यान दो कि इसके अंदर ना ही हमारा कर्ता चेंज हुआ है और ना ही हमारा क्रियापद चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर
चेंजिंग किसके अंदर हुई है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो क्या बोला जा रहा है, वरील वाक्यामध्ये ऊपर के सेंटेंस में कोणते घटकमुळे, कौन से घटक में, घटक समझ रहे हो ना, कौन से जो भी सेंटेंस दिया है यानी घटक्यामुळे यानी क्या होता है, अवामिल की वजह से। कौन से अवामिल की वजह से, क्रियापद बदलेले, किस चीज़ की वजह से क्रियापद बदला, अ और ब में आपको देखना है। ठीक है, वाक्यात ए और ब में किसमें बदला है वो देखना है। अक्सा मोहन यांचे लिंग प्रमाणे, अक्सा और मोहन ये दो चीज़ें हैं। अक्सा और मोहन यानी अक्सा कौन है, फीमेल है, और मोहन कौन है, मेल है। यांचे लिंग प्रमाणे, लिंग की वजह से, लिंग प्रमाणे लिंग की वजह से, क्रियापदार्थ, क्रियापद के अंदर, क्रियापदार्थ समझ रहे हैं ना, क्रियापदार्थ मतलब वर्ब के अंदर रूपात बदल झाला, इसके अंदर चेंजिंग क्या हुई है, आई है। देखो ध्यान दो, ये दोनों में चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन ये सेंटेंस वापस से पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आएगा। अ व ब घटक का तिल, ठीक है, जो घटक तिल है मतलब जो ग्रुप है, वाक्य जो ये जुमला दिया हुआ है, अक्सा मोहन यांच्या, फीमेल और मेल है ना, लिंग प्रमाणे क्रियापदाचे, क्रियापदाचे मतलब क्रियापद जो है, क्रियापद क्या, वर्ब। देखो यहाँ पर पाहतो, ध्यान दो, पाहतो, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, पाहतो। क्रियापदाचे रूपात बदल झाला, ये क्रियापद की वजह से बदला है। किसकी वजह से बदला है, क्रियापद की वजह से। क्रियापद मतलब कौन, क्रियापदार्थ रूपात बदल झाला, क्रियापद मतलब कौन, वर्ब। ये वर्ब है ना, वर्ब इसके अंदर बदला है। क्या बदला है, वर्ब बदला है। क्यों बदला है, किसकी वजह से, अक्सा और मोहन, लिंग प्रमाणे, लिंग की वजह से बदला है। ठीक है, क्रियापद, क्रियापद यानी वर्ब की, अरे हाँ, वर्ब की वजह से क्रियापद जो है हमारा बदल गया है। किसकी वजह से, वर्ब की वजह से। वर्ब क्या है, वही क्रियापद है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करो, फिर से एक बार लगे तो फिर से सुनो। क्या बोला गया है, वरील वाक्यामध्ये जो ऊपर के जुमले हैं, कोणत्याला घटकमुळे, कौन से घटक में क्रियापद बदलेला, किसमें क्रियापद बदला है, अ और ब। अ और ब में घटकातील जो अ और ब के घटक है, ग्रुप है, वाक्य उसमें अक्सा मोहन, अक्सा मोहन कौन है, हमारे कौन है, सब्जेक्ट है। यांच्या लिंग प्रमाणे, लिंग की वजह से क्रियापदाचे रूपात बदल झाला, यानी अक्सा और मोहन लिंग जो है, लिंग की वजह से कौन बदला, क्रियापद बदला। क्योंकि लड़की रहेगी तो उसमें आएगा, क्या आएगा कि अक्सा ने क्या किया है, चित्र पाहतो, मतलब अक्सा चित्र देखती है लेकिन मोहन चित्र देखता है। यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा मोहन चित्र देखती है, अक्सा चित्र देखती है, अक्सा तस्वीर देखती है और मोहन चित्र देखता है। समझ में आ रहा है क्या बोला गया, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। ता है, ती है का सेंस आया है, तो इसके अंदर ये चीज़ समझ में आ गया, लिंग की वजह से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके अंदर लिंग नहीं चेंज होगी बेटा, क्या चेंज होगा वो देखो। मुलगी चित्र पाहतो, यानी मुलगी कौन, लड़की, लड़की क्या करती है, चित्र देखती है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, मुली चित्र पाहतात, मुली, मुली कौन, लड़कियाँ चित्र देखते हैं। यहाँ पर देखो जमा का सेगा यूज हुआ, पाहतात यानी देखते हैं, जमा है ना, लड़कियाँ ज़्यादा है। मुलगी नदी पाहतो, लड़की जो है क्या देखती है, नदी देखती है। लेकिन मुली नदी पाहतात, लड़कियां जो है क्या करती हैं, नदी जो है वो देखती हैं, लड़कियां नदी देखती हैं, ऐसा हो जाता है। नदियां नहीं है, नदी ही है। तो देखो वरील वाक्यातून, ऊपर के वाक्य में, ठीक है, वरील वाक्यातून लक्षात येईल की क्रिया त्याच्या वाचनानुसार क्रियापदाचे रूप बदलते, ये इसकी वजह से रूप बदल जाता है। अब देखो ध्यान दो, अब आपको अगर इतना नहीं लिखना है, जो हाईलाइट किया गया है उसमें देख लो, लेकिन इसको पढ़ लो। जेव्हा कर्त्याचे लिंग वाचनानुसार क्रियापदाचे रूप बदलेले
कर्मामुळे कोणतेही बदल होत नाही, यानी कर्मा के ऊपर कोई बदल नहीं हो रहा है। कर्मा कौन? ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके ऊपर कोई बदल नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने देखा, इसके ऊपर कोई बदल नहीं हो रहा है। देखो इसके ऊपर कोई बदल नहीं हुआ। लेकिन क्या दिया गया? जेव्हा कर्मामुळे कोणते बदल होत नाही, जेव्हा या वाक्य रचना कर्तरी प्रयोग ऐसा म्हणतात, यानी जब इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कौन सा बोला जाएगा? कर्तरी। जेव्हा वाक्यमुळे कर्तरी प्रयोग ऐसा म्हणतात, यानी कि अगर किसके ऊपर असर नहीं होगा? जेव्हा कर्त्याचे लिंग मतलब सब्जेक्ट वाचन अनुसार क्रियापदाचे रूप बदलते। सब्जेक्ट का जो है लिंग बदलता है, कर्मामुळे कोणते बदल होत नाही। कर्मा यानी उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कर्तरी प्रयोग ऐसा मानतात, यानी वर्ब के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उसको कौन सा बोला जाएगा? हमारा कर्तरी। अब कर्माणी के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंज होगा। अब नेक्स्ट वाले में देखो क्या बोला है, यहाँ पर देखो पहले है ना, पहले कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम वही है। इसके अंदर भी पहली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहल्या। यहाँ पर देखो चित्रे हैं, हाँ, और यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर चित्र आएगा, जमा का सेगा होगा यूज, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन है हमारा, ये जो चित्र है हमारा, चित्र हमारा क्या है? कर्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कर्म है। और ये क्रियापद है। क्रियापद देखो चेंज हुआ है, तो आपको देखना है वाक्यावरून आपल्या असे लक्षात येईल की नदी चित्र, देखो नदी और चित्र, ठीक है। या कर्माचे लिंग वाचा अनुसार क्रियापद बदलतो। इसकी वजह से क्या होता है? क्रियापद बदलता है। देखो क्रियापद बदल रहा है ना, देखो दिख रहा है, पहली पहल्या, इसकी वजह से। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन बहुत ईजी है, ध्यान देना। जेव्हा कर्माच्या लिंग वाचन अनुसार क्रियापदाने रूप बदलते, जब जो कर्म है लिंग के अनुसार क्रियापद बदलता है। क्रियापद मतलब समझा ना, क्रियापद बदलता है और कर्त्यामुळे कोणते बदल होत नाही, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इससे ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? कर्माणी प्रयोग असा म्हणतात। 2-3 बार पढ़ोगे ना बेटा, ये डेफिनेशन को याद हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और इसके अंदर देखो मोहन, ये भाव प्रयोग में क्या है, इसके अंदर बच्चों ने अहमदाने लिखा है, जो भी वर्ड याद रखना है आप रखो। कुतरास मार ले, फिर ठीक है, अर्पिता ने कुतरास मार ले। देखो सब में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, मार ले दोनों में चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है बस, क्योंकि सब्जेक्ट जो है लिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी देखो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब देखो क्रियापदाचे मतलब कौन? क्रियापद यानी वर्ब। वापरून कोणतेही फर्क झाला नाही। क्रियापद मतलब यानी वर्ब, क्रियापद मतलब वर्ब, वर्ब के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। या प्रयोग भाव प्रयोग असा म्हणतात। जिसके वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी उसको भाव प्रयोग बोलेंगे। जिसके ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग होगी उसको कौन सा बोलेंगे? कर्मणी बोलेंगे। और जिसके सब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग हो रही है, मतलब यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वर्ब, तो उसको कौन सा बोलेंगे? कर्तरी। बस यही चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा बचा हुआ है, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है पार्ट 2 थी। अब पार्ट 3 वीडियो में ये 4 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन, हालांकि 4 है, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं ले लूँगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।